हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है वर्ग और वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक तो यही है, वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में देखना है हमें। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं मैं आपको आगे बता दूंगा कि जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वो क्या बनेगा। सबसे पहला जो आपको क्लियर होना चाहिए वो ये कि वर्ग का मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तरीके से स्पष्ट कर रखा है आपको कि वर्ग का मतलब इंग्लिश में वर्ग को हम क्लास कहते हैं। ठीक है, क्लास कहते हैं ना, मिडिल क्लास। वैसे ही इस शब्द को कहाँ से लिया गया है ये भी बता रखा है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि ये शब्द जो क्लास है ये लैटिन भाषा के क्लासेस से लिया गया है। ठीक है, और क्लासेस का मतलब कुछ और है, पर हम बात करते हैं अभी के तौर पे। तो अभी इसका यूज़ होता है वर्गों के बारे में, यानी कि जो क्लास होती है किसी भी समूह के एक क्लास को बताने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक किसान वर्ग होता है ना, वर्ग वहाँ पे भी लगा होता है। किसान वर्ग यानी कि जो कैटेगरी है वर्ग की वो किसान है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसानी करते हैं, एक ही व्यापार करते हैं, एक ही तरीके का बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको हम कहते हैं। उसी तरीके से हम ड्राइवर भी, जो ड्राइवर्स होते हैं दुनिया में देख लो, इंडिया में देख लो, दिल्ली में देख लो, कहीं पे भी जो वर्ग होता है ना उसको हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। इसको भी समझाया गया है आगे सही तरीके से। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि वर्गों के बारे में मैंने बताना था कि तो वर्ग दो तरीके से होते हैं। ठीक है, एक वर्ग होता है वस्तुपरक, एक वर्ग होता है स्व चेतना परक आधार पे वर्ग होते हैं। वस्तुपरक वर्ग कौन से होते हैं? वस्तुपरक वर्ग बेसिकली ये होते हैं काम के आधार पे, ना कि किसी की जाति के आधार पे हम यहाँ पे वर्गों को देखते हैं। काम के आधार पे बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि किसान वर्ग है, किसान में अब कुछ लोग तो हिंदू भी है ना, और कुछ वहाँ पे मुस्लिम भी है, और कुछ पंजाबी भी है। ठीक है, तो किसान के जो वर्ग है वो उनके काम के आधार पे यहाँ पे बटा बांटा गया है, यानी कि जो वो काम करते हैं उसको हम कहते हैं वस्तुपरक आधार पे, यानी कि जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो वस्तु बनाते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, उसके आधार पे उनका वर्ग है। ठीक है, या कोई सर्विस देता है व्यक्ति आपको तो वो वर्ग के अंदर आता है। उसके अलावा दूसरा वर्ग होता है स्व चेतना परक, यानी कि सोच के आधार पे जिनकी चेतना, यानी कि जिनकी जो सोच होती है, जिनके जो विचार होते हैं, विश्वास होते हैं, वो सेम होते हैं। किनके होते हैं? जैसे कि किसी हिंदू व्यक्ति का जो विश्वास है वो अ, भगवान पे होता है ना। भगवान, हम अपने हिंदू में अपने जो ईश्वर जिसको हम पूछते हैं, जो हमारा गॉड होता है वो भगवान होता है। मुसलमानों में अल्लाह होते हैं, क्रिश्चियन में गॉड होते हैं, या ईसा मसीह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव आधार पे होता है, यानी कि चेतना के आधार पे, यानी कि सोच के आधार पे। जब हमारी सोच एक जैसी होती है तो हम उस वर्ग को क्या कह सकते हैं, हम स्वचेतना परक आधार पे उस वर्ग को बांटते हैं। यानी कि दो वर्ग हमने देख लिए, एक वर्ग होता है वस्तु परक आधार पे, दूसरा होता है स्वचेतना परक आधार पे, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे, सब्जेक्टिविटी के आधार पे। ठीक है, तो दो वर्ग हमने देख लिए। तो यही दो वर्ग होते हैं, एक तो काम के आधार पे हो गया, एक हो गया उसके विश्वास के आधार पे, उसकी सोच के आधार पे। जब एक ही समूह के लोग एक जैसा सोचते हैं तो वो हम उसको कहते हैं कि सब्जेक्टिव आधार पे ये लोग हैं। ठीक है, क्योंकि इनका विश्वास एक जैसे हैं। ये हिंदू समाज है, इसका विश्वास एक जैसा है। मुस्लिम समाज के जो जितने भी लोग हैं वो अल्लाह को मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो भी मतलब उनका तरीका है याद करने का भगवान को, अल्लाह को याद करने का, तो वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग आधारों पे वर्ग बटे हुए हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, मैंने भी आपको बताया था कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं, ज़्यादा सवाल का जो चांस है वो यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल देखने को मिल जाएगा आपको, एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है जहाँ तक मुझे लगता है। 10 नंबर का भी बन सकता है, क्योंकि कभी कभी ना चेंज आता है, कभी 10 नंबर का, कभी 20 नंबर का, तो वो आप देख लेना क्या बनता है सवाल। पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सवाल है यहाँ से बन सकता है आपका, इस बुक के अंदर से, ये वाला चैप्टर में से ये सवाल यहाँ पे बनेगा कि इतिहास में समाजों का वर्गीकरण का उदय। तो यहाँ पे कौन, आपको सिर्फ ये सवाल देखने को ही नहीं मिलेगा, साथ में मिलेगा कि कार्ल मार्क्स, ये जो देख रहे हो मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स इनका नाम है। तो वो पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के इतिहास, कार्ल मार्क्स के मतलब कि उनके विचार में जो वर्ग संघर्ष है या वर्ग संरचना है, वर्गों का उदय है, उसके बारे में बताइए। राइट, तो वो आपको देना पड़ेगा आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो ये हो गया एक सवाल यहाँ से कि भाई इतिहास में समाजों का वर्गीकरण, यानी कि हिस्ट्री के बारे में पूछेगा आपसे कि जो अगर हम बात करें पहले से चली हुई जो प्रथाएं हैं, यानी कि हमने बात की थी पहले साम्यवादी समाज की, है ना, अर्ली मेंस की बात की थी, वो भी एक समय था, वहाँ पे भी एक वर्ग था, वहाँ पे सभी समान थे, ठीक है, कोई भी वर्ग नहीं था, सभी एक ही वर्ग के लोग थे, उनकी सोच एक जैसी थी, ठीक है। इस समाज में हम अगर मैं बात करूं आदिम साम्यवादी समाज, ठीक है, इस समय में जो अर्ली मैंस थे, होमोसिपियंस की बात करते हैं हम, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं बुक्स को, तब हमें देखने को मिलते हैं ये लोग कि भाई ऐसे ऐसा समाज था जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई अलग अलग काम कर रहे हैं, सभी का काम क्या था कि भाई वो मतलब कि अपनी लैंग्वेज उनकी सबकी अलग थी, ठीक है, यानी कि पूरा समाज था, उनकी अपनी लैंग्वेज है, अब उनकी शायद नॉर्मल भाषा ना हो, अपनी बॉडी की लैंग्वेज से ही वो बातें कर रहे हो, तो वो जो था वहाँ पे वर्ग जो था ना, वर्ग की जो संख्या थी वो नहीं थी, ना के बराबर थे, क्योंकि वर्ग सभी लोग समान थे, कोई भी वर्ग नहीं था, ठीक है। तो ये बात हो गई साम्यवादी समाज की। फिर एक और वर्ग आया जिसको हमने बोला दास प्रथा। दास प्रथा आई तो यहाँ पे क्या हुआ, दास प्रथा के अंदर हमने देखा कि भाई कुछ कुछ बदलाव भी यहाँ पे देखने को मिले, पहले से ज़्यादा उन्नत जो था समाज हो गया, टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान, औजारों के बारे में ज्ञान, जो एक शैली थी वो बढ़ गई, यानी कि हमारी नॉलेज थी वो इंक्रीज हो गई इस अवस्था में, यानी कि इस समय में, अवस्था मतलब टाइम के बारे में बता रहा है यहाँ पे, कि दास प्रथा में ये सब चीज़ें थी जो वो देखने को मिली हमको। और यहाँ पे हमें दो वर्ग देखने को मिले, एक वर्ग होता है मालिक वर्ग, ठीक है, एक होता था नौकर वर्ग, नौकर कह लो, दास कह लो, जो भी है, यहाँ पे क्या कितने वर्ग हैं, ये दो वर्ग आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो दो वर्ग यहाँ पे आपको देखने को मिले कि भाई एक तो नौकर वर्ग है, एक है मालिक का वर्ग, ठीक है, यानी कि एक तो शोषण कर रहा है और एक शोषण हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो दास है उसके साथ डेफिनेटली आपने पढ़ाई होगा कि शोषण हो रहा होता है, ठीक है, जो भी नौकर होते हैं उनको गाली गलौज करना, मारपीट करना उनके साथ में, ये तो आपको देखने को मिलेगा, पहले भी आपने पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद एक और प्रथा आई, हमने बोला उसको सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था में जो चीज़ें थी और ज़्यादा अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमें और अच्छा हो गया, हमने फिर भवन निर्माण करना शुरू कर दिया। भवन निर्माण मतलब बिल्डिंग्स नहीं बनाई हमने, नॉर्मल जैसे घर होते हैं वो बना के रहने लगे हम लोग, है ना, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया, महल बनाना शुरू कर दिया, राजाओं के महल बनने लगे, आपने देखा होगा सिटीज़ बनने लगी। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या था कि दो वर्ग यहाँ पे भी देखने को मिले आपको। एक वर्ग वो था जो कि सामंतवादी लोग थे, यानी कि जो पैसे वाले लोग थे, जमींदार लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, और एक थे किसान। तो एक था जमींदार वर्ग, इसको मैं जमींदार लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सामंत मतलब जमींदार। एक था श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग कह लो, या इसको हम कभी कभी किसान भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसान ज़्यादा थे, कृषक लोग जो लोग थे वो करते थे। तो यहाँ पे भी दो जो है आपको वर्ग देखने को मिले, ठीक है। एक वर्ग हमने देख लिया कि जो वर्ग जब भी शुरू हुआ था, जब हमारा इंसान की शुरुआत हुई थी धरती पे, तो वर्ग नहीं था उस समय, है ना, अर्ली मैंस के टाइम में कोई भी वर्ग नहीं था। फिर बाद में दास प्रथा आई तो हमने दो वर्ग देखे। फिर एक प्रथा आई जमींदारी प्रथा, ठीक है, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था आई तो हमने देखा कि यहाँ पे भी दो ही वर्ग है, ठीक है। काम चेंज हो गया है लोगों का, और चीज़ें जो है सेम है, श्रमिक भी है वहाँ पे और जमींदार भी है, यानी कि एक अमीर है और एक गरीब है। तो ये जो था वर्ग ये आपको देखने को मिला। उसके बाद एक और वर्ग आया, एक और व्यवस्था आई जिसको हमने बोला पूंजीवाद। अब पूंजीवाद व्यवस्था आई तो ठीक है, पूंजीवाद आ गया, लेकिन यहाँ पे ना हमें एक वर्ग के साथ एक वर्ग और एक्स्ट्रा देखने को मिला। मैंने बात की आपसे कि एक तो होता है पूंजीपति वर्ग, यानी कि अमीर लोगों का वर्ग होता है, यहाँ पे इनको पूंजीपति बोलने लगे, ठीक है, यानी कि पैसे वाले लोग। एक हो गया मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, है ना, मिडिल क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी कह लो या जो भी है, ठीक है, मिडिल क्लास। एक होता है गरीब। तो ये तीन वर्ग आपको देखने को मिले यहाँ पे इस व्यवस्था में, यानी कि पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो तीन वर्ग हमें देखने को मिले। एक वर्ग एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें जो था आम आदमी का, क्योंकि यहाँ पे ना इस पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण तो था, शोषण तो है, पर लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, तो एक वर्ग तो है जो कि गरीब से उठ के अमीर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो ना तो अमीर है ना तो गरीब है, वो बीच में रह गया, उसको हम कहते हैं मिडिल क्लास व्यक्ति, ठीक है। वो मिडिल क्लास व्यक्ति का मतलब जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वो व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा, उसके पास रहने के लिए घर भी है, खाने के लिए खाना भी है, और
मतलब कि उसकी ज़िंदगी ठीक है औरों से, यानी कि गरीब व्यक्ति से उसकी ज़िंदगी ठीक है, उसके पास घर भी है, रोटी भी है खाने के लिए, उसके पास काम भी है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है ना, ये चार तरीके से आपको देखने को मिली। मैंने आपको बताया पहले कि भाई पहले व्यवस्था जो थी वो आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी, फिर दूसरी आई दास प्रथा, उसमें हमने दो वर्ग देखने को दे मिले, है ना। उसके बाद सामंतवादी, उसमें भी दो ही वर्ग थे। उसके बाद आई पूंजीवाद, यानी कि इसमें तीन वर्ग आ गए, एक वर्ग ऐड हो गया मिडिल क्लास व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास काम आ गया, उद्योग शुरू हुआ, तो एक लोग कुछ लोग एक्स्ट्रा काम करने लगे वहाँ पर जाके, तो जो है उनकी स्थिति पहले से अच्छी हो गई। अच्छी हो गई तो वो कौन हो गए, मिडिल क्लास हो गई। उनकी उनकी जो खानी पूर्ति थी, जो खाद्यान्न पूर्ति थी, वो पूरी होने लगी, अपना घर परिवार को वो चलाने लगे ठीक तरीके से। इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी पहले थी, ठीक है। कंडीशंस सुधर गई लोगों की, ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। जो मेन टॉपिक है वो तो ये है। बाकी आप जो भी इसको अब अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, तो कुछ डिटेल्स जो है मैंने नहीं पढ़ाई है, जानबूझ के नहीं पढ़ाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, याद नहीं रहेगा फिर आपको। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप समझ नहीं पाओगे इसके अंदर। जो मेन कॉन्सेप्ट है मेरे को वो समझाना है आपको, क्योंकि वर्गों के बारे में है ये चैप्टर, और ये आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इसमें सिंपल सिंपल बातें लिखी हुई हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वर्ग और वर्ग संघर्ष तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है आपको कि भाई यहाँ पे ना दो चीज़ दे रखी है। एक तो है अधोसंरचना, एक है अधिसंरचना, ठीक है। इंग्लिश में कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। यानी कि जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण जो है आपके आसपास में, जो आपके पास संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, उसको हम अधोसंरचना कहते हैं। यानी कि जिस देश के पास ये होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, वो देश ये ले लेता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो बिल्डिंग्स हैं वो बना पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो पैसे आते हैं, यानी कि रिसोर्सेस वो बेचेंगे अपने किसी और को, तो वहाँ से जो पैसा आएगा वो यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। हम इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर पाते हैं, स्कूल बन पाते हैं, कॉलेजेस बन जाते हैं। और गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं वो आपको देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर हमारे पास हो पाता है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यानी कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी जो व्यवस्था है वो अच्छी हो जाती है पहले से, है ना। पैसा आता है तो व्यक्ति के पास सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से ये भी दो बातें यहाँ पे दे रखी है आपको, ठीक है। इसी के अंदर बस यही था शायद वहाँ पे था। उसके अलावा वर्ग संघर्ष और क्रांति, तो बेसिकली इनका कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि वर्ग वर्ग संघर्ष और क्रांति की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष यानी कि अभी पूंजीवाद चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि भाई अभी ना पूंजीवाद चल रहा है, ठीक है, चल ही रहा है, जो कि क्योंकि अभी पूंजीपतियों का ही राज है दुनिया में। जिनके पास पैसा है उनका राज है, ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्री आपको देखने को मिलती है, जो कंपनियां आपको देखने को मिलती है, वो इन्हीं लोगों की है, पूंजीपतियों की। तो सभी देशों में ये जाकर रहते हैं, मोस्टली देशों में पूंजीवाद को अपना रखा है। इंडिया ने भी अपना रखा है, आपने पढ़ा होगा अपनी पॉलिटिकल साइंस में कि हमारा देश पूंजीवादी देश अब बन गया है, ठीक है। पहले नहीं था, अब हो गया है, क्योंकि हमने अपना जो अपनी अर्थव्यवस्था थी उसको वैश्वीकरण कर दिया उसका, तो वो जो है हमारा पूंजीवाद से लिंक हो गया, यानी कि बाहर के देश आके भी हमसे हमारे देश में आके काम कर पाते हैं, काम करते हैं, और मतलब बिजनेस स्थापित, बिजनेस वगैरह जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो कर पाते हैं आके, इसी की वजह से। तो ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद है, जिस जिस तरीके से हमने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारे पास व्यवस्था जो थी, एक तो साम्यवादी व्यवस्था थी, उसके बाद दास व्यवस्था थी, उसके बाद सामंतवाद थी, उसके बाद अब पूंजीवाद आ गई थी। तो ये कह रहे हैं कि जैसी पूंजीवाद आई है, व्यवस्था चेंज होती है ना, उसी तरीके से व्यवस्था पूंजीवाद भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होएगा, क्योंकि लोग जो हैं क्रांति कर देंगे, जो आम लोग हैं ना, जो आम जन है हमारी तरह, जो कि पढ़ते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी में, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो इन पूंजीपतियों के नीचे काम करते हैं, वो लोग इतना, मतलब कि उनके अंदर इतना गुस्सा भर जाएगा कि वो क्रांति करेंगे। क्रांति से मेरा मतलब है कि वो धरना प्रदर्शन करना या मारपीट करना ये सब भी कर सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो कुछ भी कर सकता है। जो क्रांति करने के बाद ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा से साम्यवादी व्यवस्था की शुरुआत होगी। साम्यवादी व्यवस्था, जैसे कि हम अर्ली मैंस की बात करते हैं ना, कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई भी ऊंच नीच नहीं थी, कोई भी काम, कोई भी संघर्ष नहीं था उस समय, बहुत ही कम संघर्ष था, यानी खाने का संघर्ष था, बस इतना था।
तो ये सब खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से एक नए युग की शुरुआत होगी। ठीक है, हम बात करते हैं ना कल की युग की, कि भाई कृष्ण भगवान फिर दोबारा जन्म लेंगे दुनिया में, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी पे एक कल की अवतार में, और सबका सर्वनाश कर देंगे, तो वो नहीं आएंगे। उसकी जगह पे क्रांति होगी, हम ही लोग उन लोगों को, यानी कि अमीर लोगों को मार देंगे। इस तरीके की जो है बातें यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, इनका एक विश्वास है कि ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, जो शोषण हो रहा है हम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे पिताजी हैं, हमारी जो मदर है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है उसकी समाप्ति हो जाएगी, फिर दोबारा से एक नई युग की शुरुआत होगी। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है, जो कि मुझे लगता है कि सही है। ठीक है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ज़्यादातर इनका देखा जाता है कि ये लोग जो है घोटाला वगैरह ज़्यादा करते हैं और ऐसे गलत काम को अंजाम देते हैं। वर्ग संघर्ष में सर्वहारा, तो जो सर्वहारा वर्ग है ये लोग हम लोग हैं। ठीक है, यानी कि जो काम करते हैं किसी के लिए, जो शोषण इनके साथ होता है वो सर्वहारा वर्ग है, यानी कि जो पैसा कमाते हैं, कुछ काम कर लिया, पैसा कमा लिया, ज़िंदगी चल रही है जैसे तैसे करके, है ना, उसको सर्वहारा वर्ग बोला है। तो यही है सर्वहारा वर्ग की क्रांति। मैंने आपको बता दिया कि यानी कि सर्वहारा वर्ग यानी कि हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे एक दिन, और ये सब खत्म हो जाएगा। शायद हम लोग ना करें, हमारे आने वाले बच्चे करें या उनके आने वाले बच्चे करें, लेकिन ये ऐसा इनका मानना है कि ये खत्म होगा ही एक न एक दिन। ठीक है, मैंने अपने फादर से भी बात की थी इस बारे में, उनका भी ऐसे मानना है कि ये कभी ना कभी तो ये होगा, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। इस तरीके से जो चल रहा है ना अभी, बहुत सालों तक ये सब सहन नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो गुस्से में आएंगे, इतना गुस्सा होगा उनके अंदर कि वो तभी खत्म होगा जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, शोषण करने वाली व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ठीक है, अपने बारे में सोचने की जो व्यवस्था है ये खत्म हो जाएगी जिस दिन। मार्क्स की अलगाव की अवधारणा, एलिएशन, शायद मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ, पर ये, मैं इसको एलिएनेशन बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, इसको अलगाव कहते हैं, एलिएशन कह लो, इंग्लिश में एक ही बात है। इसका मतलब होता है अलग होना। ठीक है, यानी कि जो भी आप काम करते हो उससे अलग होना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप काम नहीं करते तो इमेजिनेशन कर लेना कि जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हो जूते बनाने वाली कंपनी में, और आप जूता बनाते हो। ठीक है, आप अपने हाथ से उसको बनाते हो पूरा, उस पर जो ध्यान दे के करते हो कि काम सही, कहीं कुछ भी काम गड़बड़ ना हो जाए। पर वो जो जूता है वो आपके यूज़ के लिए नहीं है, वो उस जूते का जो प्रयोग होगा वो बेचने के लिए होगा, यानी कि सेल के लिए आप उसको बना रहे हो। तो इसको कार्ल मार्क्स ने अलगाव बोला है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो उस पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं है। ऑफिस में आप जाके काम करोगे तो वो जो ऑफिस है वो किसी और का है, आपके बॉस का है, या जो भी वहाँ पे मेन व्यक्ति है जिसका वो ऑफिस जो चलाता है। तो सारा जो सिस्टम संभालता है वो व्यक्ति संभालता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसको कार्ल मार्क्स ने अलगाव बोला है, कि हमारा जो, हम जो भी कर रहे हैं ना वो हमारे वश में है ही नहीं, वो कोई और संभाल रहा है उसको, सबको कंट्रोल कोई और कर रहा है, बस हमें उसके अंदर इंक्लूड करते हैं कि आप ये करो। ठीक है, कुछ उसको समझ में नहीं आएगा कि ये काम नहीं कर पा रहा, तो वो आपको हटा के किसी और काम में लगा देगा, है ना। यानी कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है काम पे, उसको कार्ल मार्क्स ने अलगाव बोला है। आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, उसको अगर आपको और समझना है इसको तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये आपको दे रखा है अच्छे से। ठीक है, ये यहाँ पे दे रहा हुआ है, ये कह रहा है कि अपने काम के परिणाम जो होते हैं, यानी कि जो रिजल्ट होते हैं उससे अलगाव होना। ठीक है, जो आप उत्पाद करते हो, यानी कि जो आप बना रहे हो, जैसे कि जो आप जूता बना रहे हो, अगर आप एक मोची हो, मोची जो होता है जो जूते बनाता है, सिलता है या पॉलिश करता है किसी के, तो वो काम करता है पूरी लगन से, उसको ठीक करता है जूते को, लेकिन हम उसको पैसे दे देते हैं और वो फिर हमें वो जूता वापस दे देता है। तो वो जो अलगाव है, वो जो काम कर रहा है वो बेसिकली पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना। पर इसको कार्ल मार्क्स ने अलगाव बोला है। ठीक है, क्योंकि वो जो सर्विस दे रहा है, वो सर्विस तो आज के ज़माने के हिसाब से ठीक है, पर उसके लिए वो एक अलगाव वाली फीलिंग पैदा करता है, क्योंकि वो जो काम है वो अपने काम को मन लगा के कर नहीं पा रहा है, इस वजह से, क्योंकि उसको लगता है कि वो काम किसी और के वश में है। कोई भी जो भी फ़ायदा होगा कंपनी के अंदर, अगर आप काम करोगे मन लगा के, तो वो जो जो लाभ होगा वो किसी बड़े व्यक्ति को होगा। ठीक है, आपको नहीं होगा उसका लाभ। तो इसको कार्ल मार्क्स अलगाव कहते हैं। उसके बाद अलगाव दूर करना, ये भी कह रहे हैं कि अलगाव को दूर कर सकते हैं कैसे, अभी मैंने आपको बता दिया कि क्रांति करेंगे ना तो अलगाव दूर हो जाएगा। क्रांति मतलब, अलगाव क्यों हुआ है, अलगाव हुआ है पूंजीवाद के कारण।
ठीक है, ये जो अलगाव वाली स्थिति पैदा हो गई है ना दुनिया में, आप जो बनाते हो वो उसको आप खुद यूज़ नहीं कर पाते, या उस चीज़ को पूरी तरीके से आप बना नहीं पाते। पूरी तरीके से कहने का मतलब ये है कि कंपनी में आपने देखा होगा कि जो काम होता है ना, सभी एम्प्लॉयज़ का बटा हुआ होता है। जूते बनाने वाली फैक्ट्री में जूते का नीचे वाला जो शॉल होता है कोई और व्यक्ति बना रहा है, उसका डिज़ाइन कोई और व्यक्ति कर रहा है। ऊपर का जो शॉल है वो कोई और बना रहा है, सब इन सबको जोड़ने का काम एक और व्यक्ति कर रहा है, यानी कि 3 से 4 लोग एक शूज़ को बना रहे हैं, ठीक है, एक जूते को बना रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति ने अगर पूरा जान से काम किया है तो उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए वो उस काम से अलगाव फील करता है और उस काम में वो इतना ध्यान से काम नहीं कर पाता। ठीक है, ये किसकी वजह से है ये सारी चीज़ें, ये पूंजीवाद की वजह से है। ये जो काम जो दिखाई दे रहा है ना आपको शब्द पूंजीवाद, इसकी वजह से ये अलगाव वाली फीलिंग पैदा होती है। इसी को ये दूर करने की बात करते हैं कि अगर हम क्रांति करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दोबारे से ख़त्म हो जाएगी। एक बार ख़त्म होगी फिर दोबारे से जो है एक नए युग की शुरुआत होगी, इसको हम कहते हैं साम्यवाद। ठीक है, तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट कर देना, बता देना मुझे कि कोई भी दिक्कत आई हो चैप्टर के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।